Good morning, students. Today we will read about the properties of determinants. So what is the property of determinants? First of all, we read the property number 1. Property number 1. So what is the property? First property is given that, just you read and you will write down. If the rows and columns of a matrix are interchanged, means rows will be written in the column and column will be written in the rows, then the value of determinant will be remain unchanged, means the value of determinant will be same. then हम बात करते हैं, if any determinant is given here 2 4 6 1 0 1 2 3 4, suppose one determinant is given. If we will write this determinant in this way, means this row will be written as column 2 4 6, this row column 1 0 1 2 3 4, then the value of both determinant will be same. When you will evaluate this value or this value, both will be same. You can see it, look here, that 2 ये 2 इसको छोड़ देना पड़ेगा, 4 0 और -3 बन जाए 3, ये होता है प्लस, ये होता है माइनस, ये होता है प्लस, तो लेंगे फिर -4, तो -4 लेंगे तो क्या मिलेगा, इसको छोड़ देंगे तो 4 बन जाए 4, -2 बन जाए 2, +6, तो यदि हम 6 छोड़ देंगे तो बनेगा 3 बन जाए 3 और -0, तो कुल क्या आएगा, ये -6 2 -8, ये +18, ये हो जाएगा 10, यानी कुल मिलाकर हो जाएगा ये 4, कितना हो जाएगा 4। दी इसको हम इवेलुएट करते हैं दूसरे वाले को, तो क्या मिलेगा देखते हैं। इसको भी वही प्लस माइनस प्लस 2 को लेते हैं, 2 इसको छोड़ देंगे तो मिलेगा 4 0 -3 -1, बोलो नहीं बाबू तुम मत बोलो, जगह इसको छोड़ देंगे तो क्या मिलेगा 4 4 16 -18 +2, तो इसको छोड़ देंगे मिलेगा 4 -0, तो ऐसा सॉल्व करते हैं, -6 हो जाएगा +2, हो जाएगा +8, तो हो जाएगा B4। तो क्या आपने क्या देखा कि यदि किसी भी डिटर्मिनेंट के सभी रोज और सभी कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो डिटर्मिनेंट के वैल्यू पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये है प्रॉपर्टी नंबर 1। अब आती है प्रॉपर्टी नंबर 2। किसकी बात आती है? प्रॉपर्टी नंबर 2 की। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 में कहा गया कि यदि किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी भी 2 रोज को या 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो उन जो मतलब डिटर्मिनेंट का जो साइन होता है वह चेंज हो जाता है। ये कहने का मतलब ये है कि यदि हमारे पास कोई भी डिटर्मिनेंट है, ये यदि यहाँ पे दिया हुआ है 2 है 4 है 6 है 1 है 0 है 2 है 0 है 1 है 3 है, कुछ भी इस तरह दिया हुआ है, इनमें से मानते हैं कि हमारा रो R1 है, ये R2 है, ये क्या है R3 है। इनमें किसी 2 रो को या तो R1 R2 को आपस में इंटरचेंज कर लें, यानी R2 को पहले लिख दें और R1 को बाद में लिख दें, या R1 R3 को इंटरचेंज कर लें या R2 R3 को इंटरचेंज, किसी 2 रो को आपस में इंटरचेंज कर लें। वैसे किसी 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर लें तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है उसका साइन चेंज हो जाता है। जैसे हम लोग दिखाते हैं, यदि इसको इवेलुएट करेंगे तो क्या मिलेगा, हमारा मिलेगा 2, ये जानते ही हैं कि ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। 2 को लिखेंगे तो इसे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, 3 0 0 और 1 2 जा -2 हो गया। फिर माइनस लिखेंगे 4, तो इसको छोड़ दें, 3 1 जा 3 और -0 2 जा 0। यहाँ पे माइनस फार्मूले में रहता है, इसको हमेशा याद रखेंगे। 6, तो ये 6 हो गया, तो इसको छोड़ दें तो ये 1 1 जा 1 -0, तो ये मिलेगा क्या -4 -12 और +6 को मिलाकर हो जाएगा ये कितना -16, तो यानी -10, क्या हो जाएगा -10। लेकिन यदि इसी डिटर्मिनेंट को हम लोग क्या करते हैं, इसके साइन को चेंज कर देते हैं, मतलब सॉरी इसके किसी 2 रो को आपस में इंटरचेंज करते हैं, यदि 2 रो को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा, जैसे हम लोग इसकी 1 0 2 को पहला रो लिखते हैं, 1 0 2 2 4 6 और 0 1 3 को ऐसे उतार दिए।
यदि इसको इवेलुएट करते हैं तो वैल्यू क्या मिलेगी, बस हमको देखना यही है कि रो को जब इंटरचेंज की तो जो इसकी वैल्यू मिलेगी वह पहले वाले वैल्यू का जिससे -10 मिला था इसमें क्या मिलना चाहिए +10, साइन क्या होगी चेंज हो जाएगी। जैसे बात करते हैं हम लोग 1 को लेते हैं, यदि ये प्लस होता है माइनस होता है प्लस होता है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दें, 3 4 या 12 -6। फिर ऐसे -0 को लेते हैं तो इसको छोड़ दें, 3 2 या 6 -0। +2 को लेते हैं, ये छोड़ देंगे तो जाएगा 2 -0। सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 1 मिलेगा, कुल मिलाकर के कितना 6 माइनस से जाएगा 0 और +4 मिल गया 10। तो क्या दिखा दिया कि यहाँ -10 आया तो यहाँ पे क्या आ गया 10 आ गया, यानी वैल्यू तो वही है लेकिन साइन क्या हो गई हमारी इंटरचेंज हो गई। तो ये है प्रॉपर्टी नंबर 2। अब बात करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 3 की। किसकी बात करते हैं प्रॉपर्टी, ऐसे ही हम लोग जो रो में काम किए हैं वैसे यदि कॉलम को भी इंटरचेंज करेंगे आपस में, इसको में चेंज करेंगे तो सेम वही इफेक्ट आएगा कि उसकी जो साइन होती है वो चेंज हो जाती है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 की। प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3 में क्या बताया गया उसके बारे में हम लोग जानेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 3 में ये बताया गया कि यदि कोई भी हमारे पास डिटर्मिनेंट है जिसमें से यदि 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाते हैं, आइडेंटिकल मतलब कि सेम हो जाते हैं, तो उसकी वैल्यू हम लोग ये जानेंगे हमेशा क्या होगी, वह 0 ही होगी। उसको मतलब निकालने की जरूरत नहीं। जैसे हमारे पास एक कोई भी दिया हुआ है, यहाँ पे 2 3 4 1 2 3 2 3 4 ऐसे दिया हुआ है। देखें तो इस डिटर्मिनेंट में ये कॉलम 1 और कॉलम 2 दोनों की वैल्यू क्या है 2 3 4 और ये क्या है 2 3 4 दोनों सेम है। तो ऐसे किसी भी डिटर्मिनेंट में 2 रो या 2 कॉलम जब आइडेंटिकल मिलेंगे, सेम मिलेंगे, तो इसको जब इवेलुएट करेंगे तो 100% की वैल्यू क्या मिलेगी, हमेशा 0 ही मिलेगी। तो इसकी इवेलुएट की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली हम लोग क्या लिख देते हैं कि इसकी वैल्यू 0 होगी। रीजन क्या है कि इसका जो नंबर ऑफ कॉलम है वो दोनों क्या है सेम है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 की। किसकी बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 की। प्रॉपर्टी 4, चलो बात करते हैं प्रॉपर्टी 4 की। प्रॉपर्टी 4 में क्या बताया गया है, जैसे हमारे पास कोई भी एक डिटर्मिनेंट है, जब उस डिटर्मिनेंट में हम लोग k से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह या तो किसी एक रोज में मल्टीप्लाई होगा या फिर किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। मैट्रिक्स में क्या होता था कि हम लोग जब मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते थे तो वो सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई होते हैं। जिससे हम लोग बात करते हैं, मान लो कोई भी डिटर्मिनेंट दिया हुआ A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 मान लो डिटर्मिनेंट दिया हुआ। यदि इसमें हम लोग k से मल्टीप्लाई करते हैं तो k से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह k से मल्टीप्लाई किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में ही होगा, सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई नहीं होता है। यानी हम लोग चाहें तो फर्स्ट में कर सकते हैं, सेकंड में किसी एक में कर सकते हैं। तो वैल्यू होगी KA1 KA2 KA3, फिर होगा ये KB1 यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं होगा, B2 B3 C1 C2 C3। तो यानी यदि यही मैट्रिक्स में करना होता था तो क्या करते थे, मैट्रिक्स में यदि केस मल्टीप्लाई करते थे तो सारे एलिमेंटों में मल्टीप्लाई होता था के से, लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता है। ऐसा करने के लिए क्या करेंगे, जब किसी केस मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में ही मल्टीप्लाई होगा। दूसरी बात, मैट्रिक्स में यदि हमको कॉमन करना होता था तो यदि सारे एलिमेंट में वो एलिमेंट कॉमन है तभी कॉमन कर पाते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है कि डिटर्मिनेंट में किसी एक रो में या किसी एक एलिमेंट में यदि कॉमन मिल गया, फैक्टर मिल गया, तो उसको हम लोग कॉमन लेकर के बाहर निकाल सकते हैं। अब आती है प्रॉपर्टी नंबर 5 की बात। किसकी बात आती है, प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी 5 में जिससे हम लोग डिटर्मिनेंट में बात किए थे वैसे प्रॉपर्टी 5 में भी बात करेंगे। जैसे डिटर्मिनेंट हम लोग मैट्रिक्स के प्रॉपर्टी में पढ़े थे कि किसी भी रो को अदर 2 रो के सम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी डिटर्मिनेंट में भी किसी भी एक रो को उनकी अदर 2 रो के मल्टीप्लिकेशन के सम में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारे पास कोई भी यहाँ पर दिया डिटर्मिनेंट दिया हुआ इस तरीके से A1 है A2 है A3 है B1 है B2 है B3 है C1 है C2 है C3, कोई डिटर्मिनेंट दिया हुआ। यदि यहाँ पे हम लोग ऑपरेशन लगाएं कि R1 को इंटरचेंज कर रहे हैं R1 प्लस लेमडा R2 से, तो
ऐसा कर सकते हैं तो उसके वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, उसकी वैल्यू सेम डिटर्मिनेंट रहेगा। तो R1 को क्या चेंज करना है, R1 प्लस लेमडा R2, यानी R1 तो है ही ये, R1 में क्या करना है हमको ऐड करना है, लेमडा से मल्टीप्लाई करके R2 में उसको ऐड करना, यानी A1 तो रहेगा ही प्लस लेमडा और R2 मतलब क्या है B1, ये हो जाएगा। फिर ऐसे A2 लेमडा B2, A3 और लेमडा B3, और उसके बाद क्या बाकी जो रो होंगे से मुझसे उतार लेंगे तो B1 हो जाएगा, पेन भी नहीं चल रही है, हाँ B1 हो जाएगा, B2 हो जाएगा, B3 हो जाएगा, C1 C2 C3। तो ऐसा करने पे डिटर्मिनेंट के वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं आता, उसकी वैल्यू क्या होती है, सेम वही रह जाती है। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटर्मिनेंट। ऐसे ही हम लोग क्या कर, कॉलम को भी ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कॉलम को भी इस तरीके से उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है। एक और प्रॉपर्टी यहाँ बचती है, प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6 में क्या बताया गया है, प्रॉपर्टी नंबर 6 में ये बताया गया कि कोई भी डिटर्मिनेंट इस तरीके से एलिमेंटों के सम में रिप्रेजेंट किया, जैसे A1 है प्लस यहाँ पे लेमडा दिया हुआ है, फिर A2 है प्लस यहाँ पे लेमडा 2 दिया हुआ है, A3 है प्लस यहाँ पे लेमडा 3 दिया हुआ है, यहाँ B1 है, B2 है, B3 है, C1 है, C2 है, C3 ऐसे दिया हुआ है। तो इसको चाहें तो दो अलग अलग डिटर्मिनेंट के सम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी ये जो सम दिया है उसको अलग अलग कर लेंगे, बाकी एलिमेंट को कॉमन रखेंगे तो मिलेगा क्या, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3 प्लस लेमडा 1 B1 C1, लेमडा 2 B2 और C2, लेमडा 3 B3 और C3। तो इस तरीके से जो प्लस की वैल्यू उसको अलग दो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको सिंगल इवेल्यूट करें या इन दोनों के इवेल्यूट कर को ऐड करें, दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। तो दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ द डिटर्मिनेंट। ये प्रॉपर्टी हमारी यहीं पे समाप्त होती है। अब इससे हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 4.2। 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। एक्सरसाइज 4.2 करा, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट एंड विदाउट एक्सपेंडिंग इन द साइज 1 to 5 प्रूव दैट दिस इक्वल टू 0। ये करा कि इसकी वैल्यू को तो बताना है कि इसकी वैल्यू 0 है, लेकिन प्रॉपर्टी का यूज करके बताना है, इसको एक्सपेंड नहीं करना है, यानी सॉल्व करके नहीं, बल्कि क्या करके प्रॉपर्टी का यूज करके बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो इसको हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तो ये है कि जब कॉलम में सम यहाँ दिया हुआ है तो इसको चाहें तो दो अलग अलग मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे डिटर्मिनेंट में तो x हो गया, y हो गया, z हो गया, a हो गया, b हो गया, c हो गया, फिर करें तो x हो गया, y हो गया, z हो गया, फिर ऐसे आगे करेंगे तो x हो गया, y हो गया, z हो गया, फिर a हो गया, b हो गया, c हो गया, फिर यहाँ पे a हो गया, b हो गया, c हो गया, यानी प्लस है तो इसको एक बार इसके साथ लिख दिए, एक बार इसको इसके साथ लिख दिए। अब देखेंगे तो यहाँ पे ये C1 और C3 दोनों क्या आइडेंटिकल हैं। पीछे प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम जब आइडेंटिकल होते हैं तो उसकी वैल्यू हो जाती है 0। प्लस यहाँ पर भी देखें तो C2 C3 आइडेंटिकल हैं, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो क्या हो जाएगा 0, रीजन लिखना होते हैं, लेकिन सिंस C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल, और यहाँ पर होगा C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल, फिर 0 हो गई। इस तरह प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग इनकी वैल्यू को इवेल्यूएट करना है, प्रूफ करना है कि इस वैल्यू इतना होगी, लेकिन वहाँ पे एक्सपेंड नहीं करना है। और कोई एक हम कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। प्रूफ करना है 2 3 5 7 8 9 65 75 86 इक्वल टू 0, इसको प्रूफ करना है। तो ले लेते हैं LHS में हमारा ये रहेगा 2 3 5 7 8 9 65 75 और 86 हो गया। इसको एक्सपेंड करते हैं। यदि हम ये कहें कि C1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं C1 प्लस 9 C2 में, तो क्या मिलेगा, C1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं C1 प्लस 9 C2 में, तो 2 प्लस 9 से 63, 63 प्लस 2 कितना हो जाएगा 65, 3 प्लस 9 है 72, 72 प्लस 3 75, 9 है 81, 81 प्लस 5 86,
ये जगह 7, 8, 9, 65, 75, 86। तो उसके बाद क्या हो गया, यहाँ तो प्रॉपर्टी मैंने लगा दिया, ये मिल गया। अब यहाँ पे क्या मिला, C1 और C2 दोनों क्या है, आइडेंटिकल हैं। जब C1 और C2 दोनों आइडेंटिकल हैं तो वैल्यू क्या होगी इसकी, 0। यही हमारा क्या है, RHS है, प्रूव्ड हो गया। तो इस तरीके से हम लोग एक्सरसाइज 4.2 को भी कंप्लीट कर सकते हैं। जहाँ तक आएगा वहाँ तक करना, नेक्स्ट वीडियो में हम डाउट क्लियर करेंगे। थैंक यू।